हाँ देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम देखिए। एक वी शेप ऑफ ए रिजिड बॉडी हैज टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म साइड्स। ठीक है ना, वी शेप रिजिड बॉडी है, इसकी टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म साइड्स हैं। व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन टू साइड्स सो दैट व्हेन body is suspended from one end when body is suspended from one end the other side is horizontal। v shape की बॉडी है, आपको उसको हैंग करना है एक एंड पर। ठीक है ना, एक एंड से आपको दो एंड होंगे, दोनों रॉड हैं, वी शेप की बॉडी है, तो आपको समझ आ रहा होगा इस तरह की। अगर ये मान लो वी शेप की बॉडी है, आपने एक पॉइंट से वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, जैसे अभी अपन सस्पेंड कर रहे थे कील लगा के दीवार पे, तो ये बोल रहा है कि दूसरी साइड हॉरिजेंटल रहती है। तो अगर ऐसा है, इस एक एंड पे सस्पेंड करने पर दूसरी साइड हॉरिजेंटल हो जाती है, दोनों आइडेंटिकल रॉड हैं, तो आपको ये एंगल बताना है, ये थीटा कितना होगा। ठीक है ना, बोथ आर आइडेंटिकल रॉड्स, और आपने यहाँ से सस्पेंड कर दिया। अरे किसी का तो आंसर आ गया होगा अब तक, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। 3-4 बच्चों को आ जाना चाहिए अब तक। इस पॉइंट पर आपने हिंज कर दिया है और फ्री छोड़ दिया है, फ्री छोड़ने पर आपका इसमें क्या आ रहा है, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अरे नहीं भाभी, ये नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, गलती कर रहे हैं आप। तो कैसे निकालें बेटा, ये एंगल को कैसे निकालेंगे, देखिए इसको एक बार, इस प्रॉब्लम को देखिए आप ध्यान से थोड़ा। क्या आप ये एंगल निकालने में कामयाब हो सकते हैं क्या, बहुत ही सिंपली वे में। तो ये डायग्राम वैसे सब कुछ बता रहा है। जब आपके 2 mg बेटा, इस रॉड का mg यहाँ लग रहा होगा, इस रॉड का mg यहाँ लग रहा होगा, ये आपका mg है, ये आपका mg है। ठीक है, तो आप इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, या दूसरे शब्दों में सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि पूरी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास पक्का इस लाइन पे लाई कर रहा हो। तो मैं दोनों से बता देता हूँ आपकी कंसेप्ट जिससे क्लियर हो जाए। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट, ये भी बहुत आसान है, दोनों आसान है, सेम है, बेसिकली सेम ज्योमेट्री है। तो ये दो पूरे रॉड का सिस्टम है, दोनों रॉड आइडेंटिकल है। इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बैलेंस करना है। फोर्सेज कौन कौन से, एक तो यहाँ mg लग गया, एक यहाँ पर mg लग गया आपका। ठीक है, तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, क्या बोल रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। देखो, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कर दीजिए आप, बैलेंसिंग टॉर्क टाउ अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट आपको बैलेंसिंग करनी है। mg 2 लग रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या आपको लाइन ऑफ एक्शन और ये सब ढूंढने में भी? तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है mg का, तो आप इस पे परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं नाम रख दूंगे इनके, चलो नाम रख देते हैं, x1 x2 बोल देता हूँ इसको। ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन है, तो एक तो आपकी ये वाली है, इसको मैं क्या बोल दूँ, जो इसमें x1 बोला है मैंने, x1 कर लो, इसका ये x1 है, ये आपका x2 है, इस तरीके से है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग में एक तो mg क्या लग जाएगा, इंटू x2 लग जाएगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक, mg इंटू x2 लग जाएगा। इससे बैलेंस करोगे तो क्या लग जाएगा, mg इंटू x1 लग जाएगा। देखो आप एक बार ध्यान से तो देखो इसको, दोनों आइडेंटिकल रॉड है mg, तो ये सीधा सा ही आ रहा है यार, ये तो बहुत सिंपल होता जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। इस रॉड पे आपने mg लगाया, उस रॉड पर mg लगाया, दोनों का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट बैलेंस होगा, क्योंकि हिंज फोर्सेस वहीं लग रहे हैं और वो टॉर्क दे नहीं रहे, तो इस पॉइंट के अबाउट बचे हुए फोर्सेस कौन से, दोनों mg's जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं दोनों रॉड के, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो जब हमने टॉर्क बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम में सीख रहे हैं, तो वहां से भी तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट मस्ट बी बैलेंस्ड। तो क्या निकल के आ गया आपका, x1 इक्वल्स टू, या x2 इक्वल्स टू x1, या x1 इक्वल्स टू x2, कुछ भी। ठीक है, x2 इक्वल टू x1 निकल के आ गया आपका, x2 इक्वल टू x1। तो मेरा x2 क्या हो जाएगा, कि पहले x2 निकालो, ये निकाल सकते हो कि आप कितना होगा, l की टर्म में लिख पा रहे हो उसको, l, ये डिस्टेंस ये जो यहाँ पर हैंगिंग है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, x2 इसको बोल रहे हैं। अब इतनी भी नहीं निकल रही तो बहुत गलत बात है बेटा, ये x2 नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो ये l/2 नहीं हो रहा है पूरा, अब भी नहीं दिख रहा है, अभी भी उतनी तेज आवाज किसी की नहीं आ रही, जिसको क्लियर दिख गया हो, ये l/2 है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी,
अरे बोलो, ये एल लेंथ है ना बेटा, ये एल है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? हाँ तो आपको दिख तो गया एक्स टू मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बोल दो अब तो। एल बाई टू माइनस एल कॉस थीटा। ये एक्स वन किसके बराबर हो गया? एक्स वन भी लिख दोगे क्या? ये एम जी कहाँ लगेगा? ये भी तो एल बाई टू पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस नहीं आ रही क्या आपकी? ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? एल बाई टू है तो एल बाई टू। हाँ, एल बाई टू कॉस थीटा। और फिर आपको ये निकालनी है, तो ये कितनी है? ये एल कॉस थीटा है पूरी, इस वाले ट्राइंगल से। अब ये मत पूछना मेरे से, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री है। ज्योमेट्री में सिखाता रहूंगा, मैथ वाले क्या करेंगे? ये एल लेंथ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? एल कॉस थीटा। और ये एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? एल कॉस थीटा माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। किसी को नहीं आया तो वीडियो देख लेना बेटा, ये मेरे बताने की चीज नहीं है। मेरी कहानी वहीं खत्म हो गई जब मैंने आपको टॉर्क बैलेंसिंग सिखा दिया, कैसे करते हैं, टॉर्क कैसे लगाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इतना मैथ जरूर सीखें जिंदगी में, कि आप एक्स वन एक्स टू निकाल दें। ठीक है ना? फिर भी मैंने आपको बता दिया एक्स वन कैसे निकालना है। एल कॉस थीटा पूरा है बेटा, क्योंकि एल है ये पूरा, ये थीटा एल कॉस थीटा, इसमें से ये वाली माइनस कर दें, तो एक्स वन आ जाएगा। हाँ तान्या, ठीक है आपका बिल्कुल। तो आपका कितना आ गया? एल कॉस थीटा माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, तो हट जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा आपका। एल तो हटा दो उसमें से, नहीं हट रहा क्या? इधर ले जाओ, टू एल कॉस थीटा माइनस एल बाई टू, थ्री एल बाई टू बन जाएगा क्या? टू एल माइनस एल बाई टू, थ्री एल बाई टू कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, एल कट के आपका कॉस थीटा कितना आ गया? वन बाई थ्री आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स वन बाई थ्री आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये थीटा निकल के आएगा कॉस इनवर्स वन बाई थ्री। ये अगर थीटा होगा तो इस तरह की जो वी शेप की रॉड है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा होगा, तो आप एक एंड पे अगर हिंज करोगे, दूसरी एंड अपने आप हॉरिजेंटल हो जाएगी। और दूसरा मैं क्या कह रहा था? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पक्का इस पे लाई करना चाहिए। तो एक का सेंटर ऑफ मास ये रहा, दूसरे का सेंटर ऑफ मास ये रहा, ये ओरिजिन है, तो इसको एक्स एक्सेस मान लो कहीं भी हो। तो वही बात है, M1 X1 इक्वल टू M2 X2 होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको मान लो एक्स ओरिजिन मान लिया, और इधर एक्स एक्सेस मान लिया, तो इस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? मतलब देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा ना, इन दोनों को मिला दो आप, इन दोनों को मिला दो इधर, तो इनकी लाइन पर है इस पर। एक तो इस लाइन पे होगा पक्का, और एक आप कह रहे हो इस लाइन पर होगा, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है इसका। ये भी मैं बोल सकता हूँ। अरे ऐसा ही होता है, इस लाइन पे तो पक्का होना ही चाहिए, नहीं तो टॉर्क कैसे बैलेंस होगा पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास? और ये दोनों पॉइंट है, इन इस पूरी रॉड का आप यहाँ रख सकते हो, इस यूनिफॉर्म रॉड का यहाँ रख सकते हो, तो इस लाइन पर भी होना चाहिए। तो रफली मैं तो बोल ही सकता हूँ सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो इसको मैंने एक्स एक्सेस बोल दिया, तो एक्स 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 कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो M1 X1 माइनस M2 X2 इक्वल टू जीरो। अब दोनों मास बराबर है, इसलिए X1 इक्वल टू X2 आ जाए। बहुत सिंपल कहानी है बेटा, अगर आप जाएंगे डीप में तो बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, बट एक बार बिना देखे ज्योमेट्री से लेंथ वेंथ निकालने की प्रैक्टिस कर लें, इसको आपको थोड़ी आदत पड़ जाए। बाकी आप टॉर्क बैलेंसिंग से करो या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से करो, वो आपकी मर्जी है। मैंने दोनों बता दिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये पार्ट वन हो गया रोटेशन का, जब आपको प्योर रोटेशन, टॉर्क बैलेंसिंग, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, स्पेशली प्योर रोटेशन में इतना सीख गए हैं आप। ठीक है ना? अब हम बहुत जनरलाइज मोशन पढ़ेंगे रिजिड बॉडी की। मैं ये शुरू में भी पढ़ा सकता था, कई लोग करते हैं, बट पहले मैं रोटेशन, एक बार प्योर रोटेशन क्लियर कर देता हूँ। टॉर्क के बारे में बता देता हूँ, फोर्स बैलेंसिंग, टॉर्क बैलेंसिंग से इक्विलिब्रियम लाना बता देता हूँ, फिर मैं अब पार्ट टू पे चल रहा हूँ रोटेशन के। ठीक है ना? जनरलाइज मोशन, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पे चल रहा हूँ। ठीक है ना? प्लेनर मोशन का मीनिंग बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो हमको पढ़नी है। सिर्फ हम प्लेनर मोशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि सारे डायग्राम हम 2D में ड्रॉ कर पाते हैं। ये भी 2D में प्लेनर मोशन है, सब प्लेनर मोशन है। ठीक है, तो देखो अब हम शुरू करते हैं पार्ट टू ऑफ रोटेशन। पार्ट वन यहीं तक रहेगा, पार्ट टू में मिलेंगे आपको वीडियो सारे।